बीकॉम पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्यशील पूंजी का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आज हम कार्यशील पूंजी की मात्रा निर्धारित करने वाले तत्वों पर चर्चा करने वाले हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। किसी व्यवसाय को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, किंतु किसी समय एक संस्था में इस पूंजी की जितनी मात्रा हो उसके लिए कोई निश्चित मापदंड या सूत्र नहीं है जो सभी संस्थाओं पर लागू किया जा सके। कार्यशील पूंजी की यह मात्रा अन्य घटकों द्वारा प्रभावित होती है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति का कार्यशील पूंजी की मात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिक एवं नियमित मांग वाले व्यवसायों जैसे जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं उत्पादित करने वाली संस्थाएं तथा जनोपयोगी संस्थाओं, रेलवे, परिवहन संस्थाएं, विद्युत कंपनियां में अपेक्षाकृत कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसा उनके व्यवसाय की रोकड़ प्राप्ति तथा वस्तुओं के बजाय सेवाओं के बिक्री के कारण है। इसके विपरीत विलासिता की वस्तुएं उत्पन्न करने वाली संस्थाओं या व्यापारिक संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवर्तनशील मांग के कारण प्रचुर मात्रा में माल का स्टॉक रखना पड़ता है। दूसरा बिंदु है व्यवसाय का आकार। व्यवसाय का आकार भी कार्यशील पूंजी की मात्रा के निर्धारण में महत्वपूर्ण घटक है। आकार का निर्धारण उत्पादन के पैमाने के आधार पर किया जा सकता है। एक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली संस्था में कार्यशील पूंजी की मात्रा छोटे पैमाने पर उत्पादन करने वाली संस्था की तुलना में कम होगी। तीसरा है तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तनों के कारण कच्चे माल के प्रक्रियांकन में सुधार, श्रम में बचत, अधिक उत्पादकता, तीव्र गति से उत्पादन संभव होता है। ये सभी सुधार संस्था के स्टॉक में न्यूनतम विनियोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार तकनीकी परिवर्तन कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करता है। यदि संस्था ऑटोमेशन को अपनाती है तो इससे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी। इसके विपरीत यदि श्रम प्रदान प्रक्रिया का अनुसरण करती है तो कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त परिचालन चक्र की अवधि भी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। किसी संस्था की कार्यशील पूंजी की मात्रा परिचालन चक्र की अवधि के द्वारा निर्धारित की जाती है। यह अवधि सामग्री प्राप्ति, निर्मित माल के रूपांतरण, विक्रय एवं देनदारों से वसूली आदि क्रियाओं में लगने वाला समय है। इस चक्र की गति में कहीं भी अवरोध उत्पन्न होने पर व्यवसाय में रोकड़ कम होने लगती है, जिससे दायित्वों के भुगतान के लिए नकदी रखने की आवश्यकता पड़ती है। इस परिचालन चक्र की गति जितनी तीव्र होगी, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उतनी ही कम होगी। उत्पादन लागत में कच्चे माल का महत्व भी कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करता है। जिन उपक्रमों में उत्पादन लागत में कच्चे माल का मूल्य अधिक होता है, वहां अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए चीनी मिलों के कुल उत्पादन व्यय में गन्ने की लागत लगभग 2/3 होती है, अतः इनमें कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय की मौसमी प्रकृति भी कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करता है। ऐसे उद्योग जिनकी वस्तुओं की मांग मौसम विशेष में ही होती है अथवा उत्पादन एक विशेष मौसम में ही किया जाता है, उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता मौसम परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त संस्था की साख नीति का भी कार्यशील पूंजी पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यवसाय में माल का विक्रय उधार के आधार पर किया जाता है, जिसका भुगतान स्थानीय
प्रथा या औद्योगिक मानदंड के अनुसार सप्ताह, माह अथवा 3 माह में होता है। यदि ग्राहकों को उधार बिना उनकी साख योग्यता जाने स्वीकृत कर दी जाती है तो रोकड़ वसूली में अधिक समय लगता है। यह वसूली अवधि जितनी लंबी होगी अथवा प्राप्त बिल रिसीवेबल्स की आवृत्ति धीमी होगी, उतनी ही कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त क्रय विक्रय की शर्तों भी कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करती है। क्रय विक्रय की शर्तों में समानता या असमानता का भी कार्यशील पूंजी की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। यदि कोई संस्था कच्चे माल का क्रय नकद करती है तथा अपने ग्राहकों को माल उधार बेचती है तो उसे अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत यदि संस्था कच्चा माल उधार क्रय करती है किंतु माल का विक्रय नकद करती है तो ऐसी दिशा में कम कार्यशील पूंजी से काम चल सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवर्त से भी कार्यशील पूंजी की मात्रा निर्धारित होती है। कार्यशील पूंजी आवर्त से आशय उस गति से है जिससे कार्यशील पूंजी व्यवसाय में घूमती है। कार्यशील पूंजी आवर्त की दर बिक्री तथा चालू संपत्तियों के अनुपात द्वारा मापी जाती है। जितनी यह दर अधिक होगी विक्रय उतना ही अधिक होगा, परिणाम स्वरूप कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक उच्चावचन का भी प्रभाव कार्यशील पूंजी पर पड़ता है। सामान्य व्यापार की दशा में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है किंतु आर्थिक उच्चावचनों में सामान्यतः अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तेजी के दिनों में मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में भावी मूल्य की वृद्धि की आशंका कच्चे तथा निर्मित माल का पर्याप्त भंडार रखना पड़ता है, जिसके लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। मंदी के समय मांग कम होने के कारण बिक्री की मात्रा भी कम हो जाती है तथा उधार बिक्री की वसूली शीघ्र नहीं हो पाती, जबकि उत्पादन के सभी व्यय नियमित रूप से होते रहते हैं। ऐसी दशा में आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के विस्तार की दर भी कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करती है। यदि व्यवसाय विस्तार की धीमी दर है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था भी लाभों के पुनर्वियोजन द्वारा किया जा सकता है। किंतु यदि व्यापार का विस्तार बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसके लिए स्थायी संपत्तियों के साथ साथ चालू संपत्तियों के लिए भी पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त लाभ की मात्रा व लाभांश नीति भी कार्यशील पूंजी में को प्रभावित करती है। अधिक लाभ की मात्रा संस्था की कार्यशील पूंजी में वृद्धि करती है, क्योंकि रोकड़ में अर्जित लाभ कार्यशील पूंजी का स्रोत है। अतः जिन संस्थाओं की लाभार्जन शक्ति अच्छे उत्पादन के कारण अधिक होती है, उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत जिन संस्थाओं की लाभार्जन शक्ति विषम प्रतिस्पर्धा या खराब प्रबंध के कारण कम होती है, उनमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है।